ये जो लेक्चर है ये लेक्चर बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के, ठीक है भाई। इस लेक्चर में हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट, ये चैप्टर नंबर 9 का ये सिंगुलर पॉइंट्स का 8वां लेक्चर है। सिंगुलर पॉइंट्स का जो चैप्टर है उसका ये 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम का अध्ययन करेंगे, जो कि कौन सी है, कैसुअलिटी-वाइज थ्योरम, ठीक है। कौन सी थ्योरम है ये, कैसुअलिटी-वाइज थ्योरम में इस थ्योरम के दो स्टेटमेंट है। इस थ्योरम के दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, तो जबकि एक स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख सकते हो, ठीक है। और एक बात और, ये जो थ्योरम है इस थ्योरम के अंदर या फिर ये जो थ्योरम है इस थ्योरम का सबसे मेन पार्ट है इसका स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए अगर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उन जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा भी जा सकता है कि कैसे वाचक करने का प्रश्न लीजिए, ठीक है। और या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की बात ना करें तो आप ये मान लीजिए कि आपके जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 नंबर के जो जितने भी क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, उन सभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि कैसुअलिटी-वाइज करने का कथन दीजिए और उसे सिद्ध कीजिए। तो इसका आप प्रूफ देख लीजिए। इसका सबसे पहले स्टेटमेंट देखो क्या है। स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि यदि z बराबर a फलन f ऑफ z अनिवार्य वियुक्तता है, ठीक भाई। क्या दिया गया है आपको, एक फंक्शन दिया गया है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको दिया गया है f ऑफ z, और किस में दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z बराबर x प्लस आयोटा y में, ठीक है। और z बराबर a क्या दी गई आपको, z बराबर a f ऑफ z की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता दी गई है। z बराबर a f ऑफ z की क्या है, विचित्रता तो है, लेकिन कौन सी विचित्रता है, वियुक्त विचित्रता है। वियुक्त विचित्रता का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी सिंगुलरिटी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाती है यदि उस सिंगुलरिटी के डेल्टा नेबरहुड में उसके अलावा प्रति कोई अन्य सिंगुलरिटी विद्यमान ना हो। और साथ के साथ ये जो सिंगुलरिटी है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ये किस टाइप की सिंगुलरिटी है, ये इसेंशियल सिंगुलरिटी है। कहने का मीनिंग है कि जब आप z बराबर a के नेबरहुड में, z बराबर a के नेबरहुड में f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार करते हो, f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार करते हो, तो लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होगी, z मान a के ऋणात्मक घातों के पदों की संख्या अनंत होगी। कितनी संख्या होगी टोटल, अनंत संख्या होगी। और अगर लिमिट की बात करें, अगर लिमिट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जब भी आप लिमिट z टेंडिंग टू a लेते हो तो कभी भी आपको कोई फाइनाइट नॉन जीरो नंबर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है जब आप फलन f ऑफ z की लिमिट z टेंडिंग टू a लेते हो तो कोई भी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, इंफिनिटी ही आएगी। देखो आपको क्या दिया गया है कि यदि z बराबर है फलन f ऑफ z की अनिवार्य विचित्रता है या वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या दिया गया आपको, दो अल्पधनात्मक संख्या दी गई है, मतलब दो स्मॉलेस्ट रियल नंबर दिए गए हैं, दो स्मॉलेस्ट रियल नंबर डेल्टा और एप्सिलॉन दिए गए हैं, ठीक है भाई, ये दिए गए। और साथ के साथ आपको एक संख्या दी गई है कॉम्प्लेक्स नंबर b, जो कि क्या है, जो कि सबसे बड़ी है। कहने का मतलब है मॉडुलस ऑफ b किसको अग्रसर हो रहा है, इंफिनिटी को और अग्रसर हो रहा है। ये जो b है ये क्या है, ये b सबसे बड़ी सम्मिश्र संख्या है, सबसे बड़ी सम्मिश्र संख्या है। तो आप क्या कह सकते हो कि इसका मॉडुलस इंफिनिटी की ओर टेंडिंग हो रहा है, ठीक भाई। और आपको क्या दिया गया है कि कितनी भी अल्प धनात्मक संख्या डेल्टा एप्सिलॉन के लिए, कितनी भी बड़ी संख्या b के लिए वृत्त में एक ऐसा, मतलब
इन दोनों संख्याओं और इन दोनों संख्याओं के लिए इस सर्किल में जिसका सेंटर है ए, रेडियस है डेल्टा, तो इस सर्किल में एक ऐसा बिंदु है कि एफ ऑफ जेड माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस बी किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। मतलब आपको सिद्ध क्या करना है कि इस सर्किल के अंदर आपको एक सम्मिश्र संख्या एफ ऑफ जेड या सॉरी एक सम्मिश्र संख्या ऐसी मिलेगी जिसकी एफ इमेज का बी के साथ डिफरेंस, जिसकी एफ इमेज का बी के साथ डिफरेंस किससे कम होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। कहने का मीनिंग दोबारा सुन लीजिए, दो धनात्मक संख्या दी गई है और एक सबसे बड़ी सम्मिश्र संख्या दी गई है, सबसे बड़ी है जिसका मॉडुलस कितना होगा, इनफिनिटी वाला कल्चर होगा, मतलब ये b क्या है, खुद इनफिनिटी है तो मॉडुलस भी इनफिनिटी होगा। और इस सर्किल के अंदर आपको एक सम्मिश्र संख्या ऐसी मिलेगी कि जिसकी एफ इमेज का इस b के साथ जो मॉडुलस है, सॉरी डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है भाई, आपको ये सिद्ध करना है। अब करना है कॉन्ट्रडिक्शन, मान लीजिए आप विरोधाभास ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप, विरोधाभास ले लीजिए कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं, सॉरी इस सर्किल के बाहर एक ऐसी संख्या है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस सर्किल के बाहर आपको एक सम्मिश्र संख्या z ऐसे मिल रही है, इस सर्किल के बाहर एक संख्या z ऐसे मिल रही है कि मॉड f ऑफ z माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन है। और ये एप्सिलॉन किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि न्यूनतम धनात्मक संख्या है। अब देखो मोड f ऑफ z माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या करो, एक फंक्शन ले लो g ऑफ z, g ऑफ z बराबर आपके क्या मान लिया, 1 अपॉन f ऑफ z 1 अपॉन मॉडुलस f ऑफ z माइनस b लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, आप देखिए ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है, बराबर है, तो कहने का मतलब क्या है कि z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश, z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में g ऑफ z क्या है, g ऑफ z है परिबल। ठीक है भाई, z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में g ऑफ z कैसा है, ये परिबल फलन है। अब आप देख लो ना, g ऑफ z की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है तो मॉडुलस की वैल्यू तो इससे भी छोटी ही आएगी। तो z बराबर g ऑफ z क्या है, z बराबर a के डिवाइडेड डेल्टा नेबरहुड में बाउंडेड है। z g ऑफ z बराबर a के डिवाइडेड डेल्टा नेबरहुड में बाउंडेड है, तो f ऑफ z भी क्या होगा, f ऑफ z भी z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध होगा। और निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध होगा और z बराबर a युक्त विचित्रता है, तो आप क्या कह सकते हो, ये जो सिंगुलरिटी होगी z बराबर a, ये कैसी सिंगुलरिटी होगी, रीमान प्रमेय के अकॉर्डिंग। भाई रीमान प्रमेय में क्या था, एक फंक्शन दिया गया था जिसके पास सिंगुलरिटी कैसी थी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और वो फंक्शन उस आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का रिलेटेड डेल्टा नेबरहुड में क्या था, बाउंडेड था। ठीक है, कोई भी फंक्शन है f ऑफ z, उसको सिंगुलरिटी दी गई है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी दी गई इसकी, और वो फंक्शन उस आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का रिलेटेड डेल्टा नेबरहुड में कैसा है, बाउंडेड है, तो वो सिंगुलरिटी क्या कहलाती है, रिमूवेबल कहलाती है। तो सेम इसी प्रकार f ऑफ z क्या है, z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध है, और z बराबर a क्या है, वियुक्त विचित्रता है। तो आप क्या कह सकते हो कि रीमान प्रमेय से z बराबर a, f ऑफ z की कौन सी विचित्रता है, f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है। f ऑफ z की कैसी विचित्रता है, वियुक्त विचित्रता है। f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता है, g ऑफ z डिफाइन कीजिए, सॉरी g ऑफ z का मान फाइंड आउट कीजिए। g ऑफ z बराबर क्या होगा, g ऑफ z बराबर आपको पता है कि 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। इस g ऑफ z को किस प्रकार से डिफाइन करोगे, इसको आप डिफाइन करोगे किस प्रकार से, a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस डॉट। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब ये z बराबर a रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, जब z बराबर a रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, तो g ऑफ z का
जेड बराबर ए के सामने में जो लॉरेंट प्रसार संरचना होगी ना, उस लॉरेंट प्रसार के मुख्य पद में पदों की संख्या कितनी होगी? शून्य होगी। यहाँ पे देखो मुख्य पद में पदों की संख्या कितनी है? मतलब जेड बराबर ए के ऋणात्मक में कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ठीक है, अब देखो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो लिमिट अप्लाई कर सकते हो, लिमिट अप्लाई कर सकते हो। आपको दो डेफिनेशन कराई थी सिंगुलरिटी की, दो टाइप मतलब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए दो टाइप्स थे आपके पास, एक तो लिमिट कंसेप्ट था आपका, दूसरा था लॉरेंट प्रसार का मुख्य प्रमाण। ठीक है, आप क्या करो, लिमिट कंसेप्ट अप्लाई करो। अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो लिमिट कंसेप्ट अप्लाई करने के पश्चात आपको क्या मिलेगा? एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिलेगा या फिर एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो z बराबर a पर आपने लिमिट ली g ऑफ z की, तो g ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई? g ऑफ z की वैल्यू आ गई a नॉट, क्योंकि बाकी सबका क्या हो जाएंगे? जीरो, सिर्फ शेष क्या बचेगा? a नॉट। अब a नॉट की दो कंडीशन है, a नॉट या तो 0 के बराबर होगा या नॉन जीरो होगा। a नॉट या तो 0 के बराबर होगा या नॉन जीरो होगा। अब इसमें भी कंडीशन ले लो, 0 होगा तो क्या कौन सी सिंगुलरिटी है ये? ठीक है, ए नॉट बराबर 0 लेके चलते हैं, देखिए आप, या फिर आप ऐसे करिए ए नॉट बराबर 0 लीजिए, ए नॉट बराबर क्या ले लीजिए? 0। आपने ले लिया फर्स्ट केस में कि ए नॉट बराबर 0 है, ए नॉट 0 है, a1 a2 a3 इनका तो आपको पता है ही, ये 0 है कि नॉन जीरो है, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन कितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि a नॉट क्या है? 0। a नॉट 0 है तो आप क्या कह सकते हो कि कोई ना कोई कोएफिशिएंट ऐसा मिलेगा a के, ठीक है, कोई ना कोई कोएफिशिएंट a के ऐसा मिलेगा जो कि क्या होगा? नॉन जीरो। अब ये a के नॉन जीरो है तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि a नॉट a1 a2 बराबर डॉट 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 a के -1 इसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, अब इन सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू 0 है, a के वैल्यू नॉन जीरो है, उससे आगे आने वाले का कोई पता ये 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि आपको प्रथम शून्य गुणांक देखना है। तो आपने मान लिया a नॉट तो 0 है, साथ में साथ आपने मान लिया प्रथम शून्य गुणांक क्या है? a के नॉन जीरो है। प्रथम शून्य गुणांक a के नॉन जीरो है तो ये सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे। तो आप g ऑफ z कैसे डिफाइन कर सकते हैं? g ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b बराबर a के इनटू z1 की होल पावर के प्लस a के प्लस 1 z1 की होल पावर के प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आप z1 की होल पावर के कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा g ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b इनटू 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b g ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b बराबर z माइनस a की होल पावर a इनटू a के प्लस 1 z माइनस a डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? अब देखिए आप इसको रिवर्स भी करते हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ z माइनस b इंटू z माइनस a की होल पावर a। ठीक है, बराबर 1 अपॉन a के प्लस a प्लस 1 इंटू z माइनस a डॉट 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 बराबर 1 अपॉन g ऑफ z। ठीक है, अब देखिए आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा f ऑफ z इंटू z माइनस a की होल पावर k माइनस b इंटू z माइनस a की होल पावर k। इसको इधर ले जाओ तो ये बराबर होगा प्लस 1 अपॉन a के प्लस 1 z माइनस a प्लस बराबर 1 अपॉन g ऑफ z। 1 अपॉन g ऑफ z आप रिमूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ मतलब इससे है। अब आप लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू k f ऑफ z माइनस a की होल पावर k। ठीक है, यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये तो 0 बन गया और ये 0 सारे ऑप्शन 0 से क्या बच गया? 1 अपॉन a के बच गया।
जब एक ए नॉन जीरो है तो 1 अपॉन ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। 1 अपॉन ए नॉन जीरो है तो z बराबर ए क्या है, ए ऑर्डर का, और z बराबर ए क्या है, ए ऑर्डर का कोड है। जबकि आपको सिंगुलरिटी कैसी दी गई है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, और ये कौन सी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तो है, लेकिन ये क्या है, और है, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना है, ए, तो ये विरोधाभास मिल गया। अब देखो दूसरा जो केस है कि अगर आप ए नोट नॉन जीरो लें, ए नोट को क्या ले लें, नॉन जीरो, तो ए नोट अगर आप नॉन जीरो लेते हैं तो g ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b बराबर a नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। आप इसको चेंजेस कर दीजिए यहाँ पे, 1 f ऑफ z माइनस b बराबर क्या है, 1 अपॉन a नॉट, ये क्या है, नॉन जीरो, तो आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ z बराबर b प्लस 1 अपॉन a नॉट। लिमिट अप्लाई हो जाएगा इनटू a पे, तो लिमिट z टेंडिंग टू a, f ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी, b प्लस 1 अपॉन a नॉट, इसकी कैसी वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है। इससे आप क्या कह सकते हो, यहां से कह सकते हो कि z बराबर a क्या है, अपने विचित्रता है, z बराबर a क्या है, अपनी विचित्रता। जबकि स्टेटमेंट में z बराबर a क्या है, व्युत्पन्न अनिवार्य विचित्रता है, तो ये क्या है, ये विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ क्या मान लिया कि एक सम्मिश्र संख्या ऐसे मिल रही है z बराबर एक निष्कर्षण प्रतिवेश में कि मोड f ऑफ z माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ये थ्योरम कंप्लीट होती हुई। अगेन देख लीजिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z दिया गया है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z के अंदर z बराबर क्या x प्लस f/y, दो आपको अल्पनात्मक संख्या डेल्टा एप्सिलॉन दी गई है, साथ ही साथ आपको z बराबर a के साथ में सेंटर मान तो क्या दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है जिसकी रेडियस कितनी है, डेल्टा, ठीक है। और आपको ये भी दिया गया है, ये सिद्ध करना है कि z बराबर a को सेंटर मानते हुए या फिर z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में एक सम्मिश्र संख्या आपको ऐसी मिलेगी कि उसकी f इमेज का b के साथ डिफरेंस का मॉडुलस, f इमेज का b के साथ डिफरेंस का मॉडुलस किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपने उल्टा माना था कि ऐसा z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश के बाहर एक आपको संख्या ऐसी मिल रही है जिसका f इमेज का b के साथ डिफरेंस किससे बड़ा बराबर है, एप्सिलॉन से। तो आपने g ऑफ z डिफाइन कर दिया इस प्रकार से, z बराबर के निष्कासित प्रतिवेश के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में g ऑफ z का फंक्शन होगा, बाउंडेड हो गया। जब g ऑफ z बाउंडेड है तो f ऑफ z भी बाउंडेड होगा, f ऑफ z बाउंडेड है और रीमन प्रमेय का अकॉर्डिंग z बराबर a क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, तो z बराबर a क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, ठीक है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी तो फंक्शन किस प्रकार डिफाइन होगा, j ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b बराबर दिस टाइप, ठीक है। अब z बराबर a पर आप लिख लो, z बराबर a पर वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो g ऑफ z की वैल्यू कितनी आ रही है, a नॉट, क्योंकि बाकी सारे कोएफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो a नॉट आ रही है g ऑफ z की वैल्यू, a z बराबर है, तो या ये 0 हो सकता है या ये नॉन 0 हो सकता है। अगर ये 0 लेके चले, a नॉट 0 लेके चले, तो आपने मान लिया कि प्रथम शून्य गुणांक कौन सा है, a के। अगर ये a के प्रथम शून्य गुणांक है तो बाकी सारे गुणांक क्या है, इससे पहले आने वाले सारे गुणांक 0 है, पहले आने वाले सारे गुणांक 0 है, बाद में पता नहीं है। तो g ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b बराबर a के z प्लस b होल पावर के प्लस a के प्लस 7 होल पावर के प्लस 1, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले गए z माइनस a की होल पावर के, तो ये कॉमन आ गया। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके क्या नाम से अपॉन में ले लिया, तो ये हो गया f ऑफ z माइनस b इनटू z माइनस a की होल पावर के बराबर 1 अपॉन a के प्लस a के प्लस 1 z माइनस a बराबर 1 अपॉन g ऑफ z, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दे इससे, और इस वाले टर्म को आप इधर ले आए, तो ये पॉजिटिव हो गई, लिमिट अप्लाई करें तो 1 अपॉन a क्या है, ये क्या है, नॉन जीरो। मतलब आप क्या कह सकते हो कि z बराबर a क्या है, k ऑर्डर का एक पोल है, z बराबर a क्या है, k ऑर्डर का एक पोल है। जबकि z बराबर a क्या है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, जो कि हमारी परिकल्पना क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। अब आप a को फिर से लिख लीजिए, a नॉट अगर नॉन जीरो लेते हैं आप, इस केस में a नॉट नॉन जीरो लेते हैं तो f ऑफ z बराबर, तो f ऑफ z माइनस b बराबर क्या होगा, 1 अपॉन a नॉट, f ऑफ z क्या है, b प्लस 1 अपॉन a नॉट, लिमिट अप्लाई करो तो भी ये वैल्यू आएगी, मतलब लिमिट की वैल्यू क्या है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर आएगा, मतलब z बराबर क्या है,
रिमूवेबल सिंगुलरिटी। z बराबर c रिमूवेबल सिंगुलरिटी, जबकि z बराबर a क्या है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, जो कि हमारी परिकल्पना क्या है विरोधाभास। मतलब ये आपने जो माना था ना कॉन्ट्रडिक्शन में, ये गलत है। तो आपको z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में एक बड़ी से बड़ी संख्या b और a z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में एक सम्मिश्र संख्या ऐसी मिल जाएगी जिसकी एक इमेज का b के साथ डिफरेंस का मॉडुलस किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है, तो आप इसका प्रूफ दीजिए। दिया गया है f ऑफ z सम्मिश्र चर z में एक सम्मिश्र फलन है। सम्मिश्र चर z में एक सम्मिश्र फलन है। ठीक है भाई, तथा डेल्टा एप्सिलॉन न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है। न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है भाई, क्या है डेल्टा एप्सिलॉन, न्यूनतम धनात्मक वास्तविक संख्या है। तथा b सबसे बड़ी सम्मिश्र संख्या है। तथा b सबसे बड़ी सम्मिश्र संख्या है। कैसी संख्या है, सम्मिश्र संख्या, लेकिन कौन सी सबसे बड़ी, दैट इज इसका मॉडुलस कहां जाएगा, d का मॉडुलस जाएगा इंफिनिटी की पावर। ठीक है, साथ ही 0 लेस देन मॉड z माइनस a लेस देन डेल्टा z बराबर a का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश है। z बराबर a का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश है। ठीक भाई, निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश है। ठीक है, अब देखो निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश है और साथ के साथ z बराबर a क्या दिया गया है, z बराबर a f ऑफ z की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। ठीक भाई, ये भी तो आपको प्रश्न में दिया गया है कि z बराबर क्या है, f ऑफ z की वियुक्त अनिवार्य विचित्रता है। दैट इज z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में, दैट इज z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में f ऑफ z की कोई अन्य विचित्रता विद्यमान नहीं है। कोई अन्य विचित्रता विद्यमान नहीं है। ठीक है, कोई अन्य विचित्रता विद्यमान नहीं है। तब हमें सिद्ध करना है कि z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश के बाहर, z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश के बाहर, डेल्टा प्रतिवेश में एक संख्या ऐसी विद्यमान होगी, एक संख्या ऐसी विद्यमान होगी के मॉड f ऑफ z माइनस b लेस देन क्या हो, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो, लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो। ठीक है, विरोधाभास के लिए माना ऐसी कोई संख्या विद्यमान नहीं है। माना ऐसी कोई संख्या विद्यमान नहीं है। ठीक है भाई, विरोधाभास के लिए मानना है कि माना ऐसी कोई संख्या विद्यमान नहीं है। दैट इज f मॉडुलस ऑफ f ऑफ z
बी ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज g ऑफ z बराबर 1 अपॉन मॉड f ऑफ z माइनस b लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। 1 g ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तथा या फिर देखो जहां g ऑफ z क्या है, z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में, z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध है, निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध है। अब देखो भाई, निष्कासित प्रतिवेश में g ऑफ z बाउंडेड फंक्शन है, तो आप क्या कह सकते हो कि f ऑफ z भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। अर्थात f ऑफ z भी z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में क्या होगा, परिबद्ध होगा, निष्कासित प्रतिवेश में परिबद्ध होगा। ठीक है भाई, क्या होगा, परिबद्ध होगा। अतः z बराबर a g ऑफ z की वियुक्त z बराबर a g ऑफ z की अपनी विचित्रता है, अपनी विचित्रता है। और किसके अकॉर्डिंग है, रीमा प्रमेय के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग, रीमा प्रमेय के अनुसार। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो कि g ऑफ z बराबर के g ऑफ z की क्या है, अपनी विचित्रता है, रीमा प्रमेय के अनुसार। अब देखिए, रीमा प्रमेय के अनुसार g ऑफ z बराबर g ऑफ z की अपनी विचित्रता है, तो z बराबर के नेबरहुड में g ऑफ z के लोरेंट प्रसार के मुख्य भाग पदों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। शून्य होगी तो g ऑफ z किस प्रकार डिफाइन होगा कि g ऑफ z बराबर a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का होल स्क्वायर प्लस डॉट। ठीक है, तो लिमिट z टेंडिंग टू a क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू a g ऑफ z बराबर a0, जहां a0 के दो मान निम्न है, जहां a0 के दो मान निम्न हो सकते हैं। भाई a0 या तो 0 होगा या नॉन जीरो होगा। दैट इज फर्स्ट a0 बराबर क्या हो गया, 0, या फिर सेकंड क्या होगा, a0 नॉन जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो केस फर्स्ट, माना a0 बराबर क्या है, 0 तथा a के प्रथम अशून्य गुणांक है, तथा a के प्रथम अशून्य गुणांक है। अभी प्रथम अशून्य गुणांक का आप क्या कर सकते हो, दैट इज a0 बराबर a1 बराबर a2 बराबर डॉट 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 a के -1 क्या है, 0 है। जब ये 0 है तो g ऑफ z किस प्रकार से डिफाइन होगा, g ऑफ z हो जाएगा a के g ऑफ z बराबर 1 अपॉन f ऑफ z माइनस b बराबर a के इंटू z माइनस a की होल पावर के प्लस a के प्लस 1 z माइनस a की होल पावर a प्लस 1 डॉट डॉट। अब क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, z माइनस a की होल पावर के, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि f ऑफ z माइनस b इंटू z माइनस a की होल पावर k बराबर 1 अपॉन a के प्लस a प्लस 1 इंटू z माइनस a की होल पावर 1 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, आप इसका ऐसे लिख सकते हो। और साथ के साथ इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन g ऑफ z, क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन g ऑफ z। ठीक है, और एक बात तो ये z1 a से आपने इसको क्या भाग दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z1 a की होल पावर a। ठीक है, अब देखो आगे, अब लिमिट अप्लाई होगा। लिमिट अप्लाई करते हो तो क्या वैल्यू आएगी, लिमिट अप्लाई करने के पश्चात वैल्यू चेक करो। लिमिट लेते हो तो क्या आ रहा है, लिमिट z टेंडिंग टू a f of z माइनस
जेड माइनस ए की होल पावर के बराबर क्या है 1/a के, जो कि क्या है नॉन जीरो है। दिस इंप्लाइज लिमिट जेड टेंडिंग टू a एफ ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए की होल पावर के बराबर 1/a के, और ये क्या है नॉन जीरो। ठीक है, अतः जेड बराबर a एफ ऑफ जेड का k कोटि का अनंत है, k कोटि का अनंत है। ठीक है, जेड बराबर a क्या है एफ ऑफ जेड का k कोटि का अनंत है। सेकंड देखो, a नॉट आपने मान लिया नॉन जीरो, a नॉट नॉन जीरो है तो g ऑफ जेड बराबर 1/f ऑफ जेड माइनस b क्या होगा बराबर a नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ z माइनस b बराबर क्या हो गया 1/a नॉट, और ये किसके बराबर नहीं है जीरो के, तो आप क्या कह सकते हो कि f ऑफ z बराबर b प्लस 1/a नॉट, ये किसके बराबर नहीं है जीरो के। दिस इंप्लाइज लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z बराबर b प्लस 1/a नॉट, ये कैसी संख्या आ जाएगी नॉन जीरो संख्या आ जाएगी। अतः z बराबर a f ऑफ z की अपनी विशिष्टता है, f ऑफ z की अपनी विशिष्टता है। ठीक भाई, कैसी विशिष्टता है अपनी विशिष्टता है, और वहां क्या मिल रहा है आपको कोल मिल रहा है कोटि के का, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि जो कि हमारी परिकल्पना क्या है विरोधाभास है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है, जो कि हमारी परिकल्पना का विरोधाभास है। ठीक भाई, अतः मोड f ऑफ z माइनस b लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अतः मोड f ऑफ z माइनस b लेस देन एप्सिलॉन। और ये जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए कैसे बात का, इसका स्टेटमेंट भी पेपर में आ सकता है, सॉल्व आ सकता है इसके क्वेश्चंस में, और बड़े क्वेश्चंस में इसका स्टेटमेंट के साथ साथ इसका प्रूफ भी आ सकता है। इस थ्योरम को अच्छे से कर ले आप सकते। और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।